नमस्कार एसपीसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मणि और हम लोग लगातार यहाँ पर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के क्लास को कंटिन्यू चला रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो सीक्वेंस होगा। इसके पहले हम लोगों ने इन्फिनाइट सीरीज को पढ़ लिया है। जिन्होंने इन्फिनाइट सीरीज का ये वीडियो ना देखा हो कृपया करके वो वीडियो देख लें। आपको ऊपर आई बटन पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आपको इन्फिनाइट सीरीज की प्लेलिस्ट जो है वो मिल जाएगी। चलिए बिना किसी बात के हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का हमारा बेहतरीन टॉपिक सीक्वेंस, और सीक्वेंस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि सीक्वेंस होता क्या है। देखा जाए तो सीक्वेंस एक मैप होता है। कैसा मैप होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊं। तो देखिए हमने क्या लिया लिया लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। हमने एक लिया एक्स जो कि क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है। देन अ सीक्वेंस, तो एक सीक्वेंस इन एक्स। देन एक सीक्वेंस जो किस में होगा, एक्स में होगा। इज अ मैप, कैसा मैप होता है, एफ सच दैट एन टू एक्स, जहाँ पे एन क्या है, एन जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। क्या है, एन नेचुरल नंबर है। तो बात क्या हुआ कि एफ जो सीक्वेंस होगा वो मैप होता है किन दो नंबर के बीच में, एक तो नेचुरल नंबर और एक्स जो होता है, एक्स जो है वो एक नॉन एम्प्टी सेट होगा। जैसे मानिए हमने एक नेचुरल लिया वन, वन लिया हमने, क्या लिया भाई साहब, वन। तो वन का जो मैप होगा वो होगा एफ ऑफ वन। सिमिलरली इसी तरह टू, टू का जो इमेज होगा एफ ऑफ टू। थ्री, थ्री का इमेज क्या होगा, एफ ऑफ थ्री। एंड इसी तरह सो ऑन आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ये जो एफ ऑफ वन, एफ ऑफ टू, एफ ऑफ थ्री बन रहा है, इसी को क्या कहेंगे हम लोग, सीक्वेंस कहेंगे। अगर इसी को अरेंज कर दिया जाए तो सीक्वेंस कहेंगे। अब देखिए सीक्वेंस में कुछ चीज़ों को पढ़ लिया जाए। हमारे पास जो मैप है वो क्या है, एफ सच दैट एन टू एक्स, नेचुरल नंबर टू एक्स है। अगर यही x इज इक्वल टू आर हो जाए, यही x इज इक्वल टू आर, आर का मतलब रियल नंबर, क्या हो जाए, रियल नंबर हो जाए। अगर यही एफ सच दैट एन टू एक्स, एक्स बराबर अगर रियल नंबर हो जाए तो इसी ऐसे सीक्वेंस को यानी एफ सच दैट एन टू आर को हम लोग कहेंगे सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। इसको क्या कहेंगे भाई साहब, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, या सीक्वेंस इन आर, या इसे कहेंगे सीक्वेंस और सीक्वेंस इन रियल नंबर। ठीक है, इसे ये कहा जाएगा कब, जब हम लोग यहाँ पर क्या रखते हैं, एक्स की जगह जो क्या रख दिया जाए, आर रख दिया जाए। मैंने आपको मैप पढ़ाया नहीं है इसलिए हमने मैप के टर्म को ज़रा कम यूज कर रहा हूँ। मैं एक मैप का बहुत सॉलिड सॉलिड वीडियो बनाऊंगा। रीज़न ये है कि मुझे इतना पता है कि आपको अगर ट्वेल्थ में मैप पढ़े होंगे तो कितने अच्छे से पढ़ाया गया होगा ये मुझे बहुत अच्छे से ज्ञात है। तो मैप और को अच्छे से पढ़ा जाएगा। हालांकि अगले सेमेस्टर में आपका रिलेशन और फंक्शन एक टॉपिक है तो वहाँ पढ़ा जाएगा, तो मैं मैप को और अच्छे से बताऊंगा कि मैप होता क्या है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, उससे बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होगी। तो इसे क्या कहेंगे, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर कहेंगे। ठीक, अगर तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इफ एक्स इज इक्वल टू, अगर यही एक्स बराबर हम लोग बच्चे सी ले लें तो यहाँ क्या होगा, एफ सच दैट एन टू सी, जो ये एन टू सी होगा ये क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो सीक्वेंस होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सीक्वेंस होगा। ठीक है, तो हमने दो चीज़ देखा। लेकिन हमें जो पढ़ना है मेरे बच्चे, हमारे पर हमारे सिलेबस में जो है वो क्या है, हम लोग सीक्वेंस इन आर ही पढ़ेंगे, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर ही पढ़ना है। तो हर जगह जहाँ भी अगर सीक्वेंस लिखा जा रहा है तो आपको ये जानने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि वो कौन सा सीक्वेंस है, वो अपने आप पता हो जाएगा। आपको मतलब अंडरस्टूड रखना है कि वो सीक्वेंस इन आर ही है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर ही हम लोग पढ़ रहे हैं। यानी पूरा इस चैप्टर को हम लोग कह सकते हैं क्या, रियल सीक्वेंस। इस चैप्टर को क्या कह सकते हैं भाई साहब, रियल सीक्वेंस भी कहा जा सकता है, रियल सीक्वेंस। ठीक है, इसको ये भी कहा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ी सी कुछ दो तीन बातें समझ लीजिए। जैसे मानिए मैंने बोला कि एफ सच दैट एन टू आर है ना, ये क्या है, एक मैप है, बी ए मैप। ठीक है, और यही क्या होता है, ये सीक्वेंस होता है। और हमें पता है कि नेचुरल नंबर में कौन कौन से नंबर होते हैं, तो आप कहेंगे सर वन, टू, थ्री एंड सो ऑन। मैं ये तो बिल्कुल आशा कर सकता हूँ कि आपको नेचुरल नंबर, इंटीजर, इन सब के बारे में थोड़ा पता होगा। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, अगर इसको मैं बनाऊँ तो
पहला नंबर जो होगा वो होगा 1, तो यहाँ एफ ऑफ 1 बराबर कितना आएगा, सॉरी, जो पहला मैप होगा वो होगा 1 to 1, और यहाँ आएगा एफ ऑफ 1। दूसरा ये होगा एफ ऑफ 2, ठीक है। तीसरा ये होगा एफ ऑफ 3, एंड इसी तरह आगे बढ़ते चले जाएं तो एन अगर टर्म्स हैं तो यहाँ पर हो जाएगा एफ ऑफ एन। तो ये जो टर्म है ये सीक्वेंस के टर्म होते हैं। अब होता क्या है, जो F1 होता है, यहाँ मैं साइड में लिखता जा रहा हूँ, पहला, या इसको नोट लिख लीजिए, नोट 1। हालांकि आपको पता होगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि जो F1 होता है, एफ ऑफ 1 इज सेड टू बी या इज कॉल्ड, इसे जो हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस, इसे कहते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस, इसे हम लोग पहला टर्म कहते हैं सीक्वेंस का। एंड यूजली इसको डिनोट करते हैं कैसे, एंड यूजली डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं मेरे बच्चे, डिनोटेड बाय A1, ठीक है। इसी तरह दूसरा टर्म क्या होगा, एफ ऑफ 2 जो होगा वो क्या कहलाएगा, एफ ऑफ 2 इज कॉल्ड सेकेंड टर्म ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। ये क्या होगा, सेकेंड टर्म ऑफ सीक्वेंस होगा, ठीक है। और यूजली डिनोट कैसे करते हैं, यूजली डिनोटेड बाय किससे करते हैं भाई साहब, A2 से, और इसी तरह आगे बढ़ता हुआ जाएगा, एंड सो ऑन, इसी तरह आगे बढ़ते चले जाएंगे, एंड सो ऑन। तो अब जो हमारा सीक्वेंस बन के आएगा, यहाँ पे पेज ऐड कर लूँ मैं, अब देखिए थोड़ा ध्यान से, अब जो सीक्वेंस बन के आएगा वो क्या आएगा, तो हैंस f such that N2R, इसको हम लिख सकते हैं इज रिटर्न एज A1, A2, A3, सो ऑन, AN एंड सो ऑन, ऐसे लिख सकते हैं। जो AN होता है, वेयर AN इज कॉल्ड जनरल टर्म, जो AN जो होता है उसे क्या कहते हैं भाई साहब, इसे जनरल टर्म कहते हैं, या आप लोग कह सकते हैं इनर टर्म। इसे कौन सा टर्म कहते हैं, जनरल टर्म कहते हैं। इतनी बात आपको पता चल गई। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग सीक्वेंस को डिनोट कैसे करते हैं। एंड सीक्वेंस इज डिनोटेड बाय, सीक्वेंस इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करेंगे, इसके 3 सिंबल होते हैं, मैं अलग अलग पेन से लिख देता हूँ। पहला देखिए, पहला हम लिख सकते हैं ऐसे बना के, ऐसे AN, तो ये भी एक सीक्वेंस है। दूसरा हम लिख सकते हैं ऐसे बना के AN, ठीक है, ये भी एक सीक्वेंस है जहाँ पे n बराबर 1 to इन्फिनिटी होगा। तीसरा जो लिख सकते हैं हम लोग, तीसरा जो सिंबल होगा वो कैसा होगा, तो वो होगा प्यारे बच्चों AN, जहाँ पे n जो होता है कहाँ का मेंबर होता है, नेचुरल नंबर का होता है, ठीक है, ये नेचुरल नंबर है, ये होता है। तो हम लोग इसे 3 सिंबल से क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो अगर ऐसे 3 चीज़ें कहीं लिखी हुई मिलेगी आपको, तो आपको ये जानना है कि ये सीक्वेंस है, ये क्या है, सीक्वेंस है, क्या है, सीक्वेंस है, जिसका nth टर्म आपको गिवन होगा, जिसका nth टर्म क्या होगा, गिवन होगा। और जहाँ पर n जो होगा वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। n की कितनी वैल्यू होगी, तो n बराबर 1 से लेकर कितनी होगी, इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू होगी। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, मैंने सबसे नंबर 1 एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल नंबर 1, क्या हो रहा है, एग्जाम्पल नंबर 1 हमने लिया लेट
let f such that n2r be a map and and defined as f of n is equal to 1 by n। इस तरह डिफाइंड है। तो अगर डिफाइंड है इस तरह तो हमारे जनरल टर्म हो गया। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई एन, ठीक है, या इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 बाई एन, एन बराबर 1 टू इन्फिनिटी, या इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई एन, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसे लिख सकते हैं। और जो सीक्वेंस बन के आएगा, आप एन बराबर 1 रखिए पहले, तो एन बराबर जब 1 रखेंगे सी वैल्यू आएगी 1, कामा जब 2 रखेंगे तो 1 बाई 2, फिर क्या होगा 3 रखेंगे तो 1 बाई 3, 4 रखेंगे तो 1 बाई 4 एंड सो ऑन, इसी तरह आगे बढ़ जाएगा। तो ये जो हमें मिला इसी को क्या कहेंगे सर, सीक्वेंस कहेंगे। यही क्या कहलाएगी सर, सीक्वेंस कहलाएगी। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो ये क्या होता है, सीक्वेंस होता है। अगर कोई पूछे तो आपको सिंपल सी बात बताना है, सीक्वेंस क्या होता है। एक मैप होता है, कहाँ से कहाँ होता है सर, नेचुरल नंबर टू आर। रियल सीक्वेंस की डिफिनीशन है, क्योंकि हमको रियल सीक्वेंस पढ़ना है। 1 मिनट का मैं आपका समय लूंगा। आप लोगों ने इतनी बातें कर ली, अब चलते हैं हमें आगे पढ़ना क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं कि आगे जो है हम लोग को क्या पढ़ना है। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, तो हम लोगों ने इतनी बातें जानी। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब आइए बात करते हैं कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होती है। आइए इसकी बातें कर ली जाए। तो हमने लिया लेट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बी अ सीक्वेंस। माना ये क्या है, कोई सीक्वेंस है, ये क्या कोई है, सीक्वेंस है। अगर ये सीक्वेंस होगा तो ये सीक्वेंस जो होगा देन ए एन इज कॉल्ड, जो हमारा सीक्वेंस है, सीक्वेंस ए एन इज कॉल्ड, ये कब मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कहलाएगा, डिक्रीजिंग सीक्वेंस कब कहलाएगा, जब हम लोग ए एन प्लस 1 टर्म लें और वो बड़ा हो जाए किससे, ए एन से। क्या लें, जब जब हम लोग एक टर्म लें ए एन प्लस 1 तो क्या हो जाए, वो बड़ा हो जाए ए एन से। मतलब क्या है कि अगला हर एक अगला टर्म जो होगा वो पिछले टर्म से बड़ा होता चला जाएगा। हर एक अगला टर्म जो होगा वो पिछले टर्म से बड़ा होता चला जाएगा। इसके अलग एक डिफिनेशन लिख सकते हैं। और यहाँ पर अगर इफ एन इज ग्रेटर देन एम, ठीक है, एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम, यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन लग सकता है, ठीक है। तो देन ए एन भी जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए एम होना चाहिए। ए एन भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए एम होना चाहिए, ठीक है। अभी एक एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा। और सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कब कहलाएगा, जब ए एन प्लस 1 करें तो ये छोटा हो जाए किससे, ए एन से। क्या करें, जब ए एन प्लस 1 करें तो ये छोटा हो जाए किससे, ए एन से। और इफ एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम देन ए एन इज लेस देन आर इक्वल टू ए एम। जो ए एन हो जाए वो छोटा हो जाए किससे भाई साहब, ए एम से। इसमें क्या होगा, जैसे जैसे हम अगला टर्म लिखते जाएंगे तो अगला टर्म जो होगा वो छोटा होता चला जाएगा अपने पिछला टर्म से। आइए एक एग्जांपल लेते हैं और इसको समझते हैं। मानिए मैंने लिखा, एक सीक्वेंस लिया हमने एफ ऑफ एन बराबर, यस अब सीक्वेंस ही मैं दिखाऊं। मानो मैंने एक सीक्वेंस लिया ए एन, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, ये लिया। ए बराबर ले लिया हमने 1 बाई एन, ये एक मैंने सीक्वेंस लिया। तो भाई ए एन बराबर क्या होगा, 1 बाई एन, जहाँ पे एन क्या होता है, नेचुरल में बिलोंग करता है। तो थोड़ा सीक्वेंस बनाइए। तो सीक्वेंस जो बनेगा 1 रखेंगे एन बराबर तो 1 आएगा, फिर क्या आएगा
टू रखेंगे तो 1/2, फिर क्या आएगा 1/3, फिर क्या आएगा 1/4, फिर क्या आएगा 1/5 एंड सो ऑन। अब देखिए पहला टर्म क्या है यहाँ पे, A1 ये है, A2 ये है, A3 ये है, A4 ये है, इसी तरह आगे। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर मैं A2 और A3 कंपेयर करूं, ठीक है, एक बार मैं वैल्यू लिख देता हूं। तो A2 बराबर हमारे पास क्या है बच्चे, 1/2 है। A3 बराबर क्या है, 1/3 है। और इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो आप सिंपल सा देख सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आप देखिए, तो आप कहेंगे सर A2 इज लेस देन A3, A2 इज लेस देन A3, यही बात होगी? नहीं, एक मिनट, A2 इज ग्रेटर देन A3, A2 इज ग्रेटर देन A3। भाई 1/2 जो होगा वो बड़ा होगा किससे, 1/3 से। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब देखिए ये टर्म जो है 1/3 जो है, अगर आप इतनी मैथमेटिक्स आपको आती होगी कि भाई 1/2 जो है 1/3 से बड़ा है, फिर 1/4 1/3 से बड़ा है, 1/5 1/4 से बड़ा है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे जो टर्म हमारा था वो दूसरा था और तीसरा था, ठीक है। अब क्या है, दो जो है, टू जो है, टू इज लेस देन थ्री, जो टर्म है वो क्या है भाई, दो जो होगा तीन से छोटा होगा। लेकिन बट A2 इज ग्रेटर देन A3, लेकिन A2 क्या हो रहा है यहाँ पर, A3 से बड़ा हो रहा है। तो जब ये बात हो जाए, यही काम उलट जाए, तो इसी सीक्वेंस को क्या कहेंगे, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। क्या कहेंगे, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है, ये कहा जाएगा। अगर आप इनफाइनाइट सीरीज पढ़े होंगे तो मैं आप भी बताया होगा, ठीक है। ये क्या होगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये सीरीज क्या होगी, डिक्रीज होती हुई चली जाएगी। बात समझ में आई? अब इंक्रीजिंग का अगर एग्जांपल लेना हो तो मैंने एक सीक्वेंस लिया, इसको मैं हटा दूं। अब देखिए मैंने एक और सीक्वेंस लिया, an बराबर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये ले लिया मैंने n, एक n सीक्वेंस लिया मैंने। अब इस सीक्वेंस को लिखा जाए तो इस सीक्वेंस क्या आएगा भाई, ये आएगा 1, फिर 2, फिर 3। भाई नेचुरल नंबर रखते जाइए, n बराबर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर क्या होगा 4, फिर होगा 5, फिर होगा 6, और इसी तरह आगे बढ़ेगा। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, और इसी तरह आगे बढ़ेगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, A3 बराबर क्या है भाई साहब, 3, और A4 बराबर क्या है, 4 है। तो कहेंगे जी सर है। आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ से कि A3 इज लेस देन A4, A3 इज लेस देन A4। जब A3 इज लेस देन 4 है तब व्हेन, कब, जब 3 भी क्या है, लेस देन 4 है। यानी तीसरा टर्म जो है वो हमेशा, तीसरा टर्म जो है वो किससे छोटा हो रहा है, चौथे टर्म से छोटा हो रहा है। जब पहले वाला टर्म हमेशा छोटा हो जाए, सॉरी थोड़ा एक बार देख लें, पहले वाला टर्म अगर छोटा हो जाए, बाद वाला टर्म अगर बड़ा होता चला जा रहा है, तो ऐसे सीक्वेंस को क्या कहेंगे, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहेंगे। यही सीक्वेंस क्या होगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। आज मैं थोड़ा सा थक गया हूँ तो उसको माइंड ना करिएगा। तो क्या होगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा, ठीक है। कैसे, आप देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये सीक्वेंस इंक्रीज करता हुआ जा रहा है, 1, फिर आ रहा है 2, फिर आ रहा है 3, फिर आ रहा है 4, फिर आ रहा है 5, फिर आ रहा है क्या, 6, ठीक है। यानी इसमें जो an+1 है वो हमेशा बड़ा होगा किससे, an से। और जो इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं इंक्रीजिंग को, और जो डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा उसमें an+1 होगा, हमेशा छोटा होगा किससे, an से। तो ये क्या होगा, डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। तो ऊपर वाला इंक्रीजिंग है, नीचे वाला डिक्रीजिंग है। अगर इसका ग्राफ बना के मैं समझाऊं, मैं ग्राफ बना के समझाने की कोशिश करूं तो उसको भी थोड़ा देख लीजिए, जिससे आपको कोई डाउट ना रहे। अरे ये कैसे छूट गया, अब थोड़ा देखिए ध्यान से।
अब मैं आपको एक ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ। मैंने एक लाइन लिया, एक मिनट। हम्म अब थोड़ा देखिए ध्यान से। तो मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। फिर कहाँ गया भाई, बता दो एक बार। लाइन सीधा ही लेते हैं, थोड़ा सा लाइन बनाने में मुझे दिक्कत हो रही है से। चलिए देखिए अब ध्यान से। अब मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ग्राफ बनाने की कोशिश की जा रही है, थोड़ा ध्यान से इसको देखने की ज़रूरत है। तो मैं जो पहला ग्राफ बना रहा हूँ उसको देखिए थोड़ा ध्यान से। ये माने कोई टर्म। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, इसको मैं माना कि ये है A1, और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ये A3, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ठीक है, यही A1 A2 A3 है, ठीक है। तो ये हमारे A1 A2 A3, इसी तरह A4, इसी तरह A5, ये पॉइंट हमारे A6, और इसी तरह यहाँ क्या है A7 है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो यहाँ देखिए, जो ऊपर हम देख रहे हैं, ऊपर वाले ग्राफ में देखिए, तो अगला टर्म जो है वो हमेशा बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको। और इधर देखेंगे तो ये टर्म जो है जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है आपको घटता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अरे भाई ये बढ़ रहा है और ये क्या हो रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो घट रहा है। तो जब घट रहा है तो घटने वाले को क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम लोग मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। जो नीचे वाला ग्राफ बन रहा है यही क्या होगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, यही हमारा क्या होगा, डिक्रीजिंग। और ऊपर वाला क्या होगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। भाई इसका कॉन्सेप्ट आपको याद रखना, आगे बहुत यूज होगा, इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जैसे जैसे हम लोग टर्म लिखते जाएंगे बढ़ते जाएंगे तो इसकी वैल्यू जो होगी वो बढ़ती जा रही है, तो होगी मोनोटिकली इंक्रीजिंग। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं टर्म की वैल्यू घटती हुई चली जा रही है तो उसे कहेंगे मोनोटिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। यहाँ तक आप लोग इसको लिख लेंगे। आगे देखते हैं कि आगे हम लोग को क्या पढ़ना है। अगला हमारा टॉपिक जो है वो है बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, चलिए इसको भी लिख लिया जाए। तो देखिए बाउंडेड सीक्वेंस होता क्या है, इसको भी मैं बहुत ही अच्छे से आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले देखा जाए कि बाउंडेड एबव क्या होता है। तो हमने माना कि लेट एन एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बी ए सीक्वेंस, ये हमारे पास क्या है, कोई सीक्वेंस है। देन सीक्वेंस इज कॉल्ड बाउंडेड एबव। इसे बाउंडेड एबव कब कहेंगे, इफ देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का साइन है, इफ देयर एग्जिस्ट कैपिटल के बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट सच दैट an is less than or equal to k, an is less than or equal to k, an is less than or equal to k। अगर कोई एक नंबर हमको कैपिटल के मिल जाए जिसके लिए an जो हो क्या हो, वो k से छोटा हो जाए, तो हम क्या कहेंगे, जो हमारी सीक्वेंस है वो बाउंडेड एबव है। सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड एबव है। और भी क्या कर सकते हैं कि an सीक्वेंस इज बाउंडेड एबव बाई के, सीक्वेंस इज बाउंडेड एबव बाई के, यानी an की जो मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, एक ऐसी वैल्यू मिल जाए जिससे an हमेशा क्या हो, छोटा या बराबर हो, तो क्या कहेंगे भाई साहब, उसे बाउंडेड एबव कहेंगे। बाउंडेड बिलो क्या होता है, सेम डिफिनीशन लिखना, ये बातें सारे लिख लेंगे कि उसके बाद क्या होगा कि इफ एक तो रेड पेन,
if there exists small k belongs to R such that an is greater than or equal to k। an जो होगा वो क्या होगा, वो स्मॉल के से क्या हो, बड़ा हो या बराबर हो। स्मॉल के से, एक तो यार क्या हो गया बोर्ड को, हाँ भाई, तो स्मॉल के से क्या होगा, बड़ा हो जाए। तब हम क्या कहेंगे कि यही जो सीक्वेंस जो है वो क्या है, बाउंडेड बिलो है। किससे, स्मॉल के से क्या है, बाउंडेड बिलो है। ये जो बातें लिख रहे हैं थोड़ी कम समझ में आ रही होगी, लेकिन नेक्स्ट जब मैं एग्जांपल बताऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। अब हम लोग बात करें कि फिर बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है। फिर बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है उसको देख लिया जाए। तो अगर इफ सीक्वेंस an have या an is, if an is bounded above and bounded below, then an is bounded, then sequence an is bounded, sequence an is bounded। अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो दोनों है तो सीक्वेंस an जो होगा वो क्या कहलाएगा, बाउंडेड कहलाएगा। वो सीक्वेंस an क्या कहलाएगा, बाउंडेड कहलाएगा। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट स्मॉल के, इफ देयर एग्जिस्ट स्मॉल के एंड कैपिटल के बिलोंग्स टू आर सच दैट कि an की वैल्यू जो होनी चाहिए वो स्मॉल के से बड़ी या बराबर और किससे छोटी होनी चाहिए, कैपिटल के से छोटी हो जाए, तो वो सीक्वेंस क्या कहलाएगा भाई, वो सीक्वेंस बाउंडेड कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए, मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे साइन एक्स ले लिया जाए, ठीक है, साइन एन ले लिया जाए, तो साइन एन का सीक्वेंस जो बनेगा वो क्या बनेगा भाई साहब, साइन वन साइन टू अगर लिखते जाए तो साइन वन जो होगा वो बाउंडेड होगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वन से छोटी और माइनस वन से बड़ी होती है। तो भाई जब इसके लोअर बाउंड यानी बाउंडेड एबव भी हो गया और बाउंडेड बिलो भी हो गया तो उसे क्या कहेंगे सर, तब उसे कहेंगे हम लोग कि सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड है। एक चीज़ मैं आप बताना भूल गया, उसको देख लें। ये जो बाउंडेड एबव है इसे अपर बाउंड भी कहते हैं, ठीक है, अपर बाउंड के डिफिनेशन से रिलेट करेंगे, और इसे हम लोग लोअर बाउंड से, ये आगे सब बताऊंगा लेकिन यहाँ पे बता रहा हूँ देख लीजिए, ठीक है। ये क्या होगा, अपर बाउंड, और ये क्या होगा, लोअर बाउंड, ठीक है। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, तो मैंने बताया कि साइन एक्स जो होगा वो क्या होगा भाई साहब, वो बाउंडेड सीक्वेंस होगा, क्योंकि वो बाउंडेड बिलो भी है और बाउंडेड एबव भी है, ठीक है। एक और डिफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि और बाउंडेड सीक्वेंस का, कि अगर कोई मॉड एन है तो ये हमेशा मॉड एन जो हो जाए वो किसी भी पॉजिटिव नंबर से पी से क्या हो, छोटा या बराबर हो जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे भाई साहब, ये जो सीक्वेंस है बाउंडेड है, ये तब भी ये कहा जा सकता है। क्यों, क्योंकि मॉड की प्रॉपर्टी होती है, जब मॉड को खोलेंगे तो एन जो है वो पी से बड़ा होगा और माइनस पी से छोटा होगा। इसको तो आपको एक नोट करके भी लिखना, मुझे नोट करके भी लिखवा दूंगा, इसका यूज हम लोग करेंगे हमेशा। एक बात आपको याद रखनी है, यहाँ नोट करके लिख लीजिए, नोट करके कि क्या नोट करेंगे कि इफ मॉड एन इज लेस देन ए ना, इज लेस देन ए, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, लेस देन इक्वल टू ए या लेस देन ए कुछ भी हो, इसका मतलब हुआ कि ए एन जो होगा वो ए से छोटा होगा और बड़ा होगा किससे, माइनस ए से। ये मॉड की प्रॉपर्टी जो आप लोग पढ़ के आए होंगे, लेकिन मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। तो भाई अगर मॉड ए एन लेस देन पी हो जाए तब भी सीक्वेंस क्या कहलाएगा, बाउंडेड कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू या माइनस पी से बड़ी होगी और पी से छोटी होगी। यही बात यहाँ पे कही जा रही है, ठीक है। इतनी बातों में आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक दो एग्जाम्पल ले लें जिससे आपको बाउंडेड सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा अच्छे से और क्लियर हो जाए। पहला एग्जाम्पल मैं लिया, एग्जाम्पल नंबर वन, मैंने लिया एग्जाम्पल नंबर वन में मैंने सीक्वेंस लिया लेट, या डायरेक्ट में लिखता हूँ, इतना तो आपको आता है। मैंने मानो एक सीक्वेंस लिया
1/n, क्या लिया भाई 1/n, जहाँ पर n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर। भाई ये सीक्वेंस लिखने का तरीका है, 3 तरीके होते हैं। एक तरीका मैं हमेशा ये वाला यूज करूंगा, अगर कहीं किताब में ऐसे लिखा है तब भी वो सीक्वेंस है, और कहीं किताब में ऐसे लिखा है ना n बराबर 1 to infinity तब भी वो सीक्वेंस है। उसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, तो कन्फ्यूज नहीं होना। मैं हर जगह जो है जो अपना ये लिख रहा हूँ ऐसे लिखते हुए आगे बढ़ूंगा। अब देखिए अगर सीक्वेंस है तो इसको खोलो जरा, तो जब इसको खोलोगे n बराबर 1 से, n बराबर 1 से, तो क्या होगा, n बराबर 1 रखोगे तो 1 आएगा, फिर क्या आएगा 1/2, फिर क्या आएगा 1/3, फिर क्या आएगा 1/4, फिर क्या आएगा 1/5 एंड सो ऑन, इसी तरह आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। सबसे छोटी जो वैल्यू होगी, यानी इसकी जो लोअर बाउंड होगी, लोअर बाउंड वो क्या होगी, लोअर बाउंड इसकी होगी 1, और इसका अपर बाउंड क्या होगा भाई, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी हो सकती है 0। कैसे भाई, जैसे n बराबर इन्फिनिटी रखेंगे, n बराबर, क्योंकि सीक्वेंस जो नेचुरल नंबर है वो कहाँ से कहाँ होता है, 1 2 3 4 सो ऑन करके कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। जैसे आप इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/इन्फिनिटी तो क्या बना देगा 0। तो देखिए इस सीक्वेंस का लोअर बाउंड भी है और अपर बाउंड है, यानी कि बाउंडेड बिलो भी है और बाउंडेड एबव भी है। तो कह सकते हैं देन 1/n जो होगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज बाउंडेड सीक्वेंस। ये कौन सा सीक्वेंस होगा बच्चे, ये एक होगा बाउंडेड सीक्वेंस, ये एक होगा बाउंडेड सीक्वेंस। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। दूसरा एक एग्जांपल ले लिया जाए, एग्जांपल नंबर 2। मानो एक मैंने सीक्वेंस लिया, सीक्वेंस -1 के पावर n-1, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये मैंने एक सीक्वेंस लिया। जरा n बराबर 1 रखो इसमें, तो आप n बराबर जैसे 1 रखोगे, n बराबर जैसे 1 रखोगे यहाँ पे, तो 1 - 1, तो -1 के पावर 0 दैट इज 1। 2 रखोगे 2 - 1, यानी -1 के पावर 1, तो फिर आएगा -1, फिर आगे आएगा 1, फिर आएगा -1, फिर आएगा 1, फिर आएगा -1। तो सिंपल सा दिख रहा है इसमें तो कि इसकी लोअर बाउंड जो होगी, लोअर बाउंड कितना होगा, तो आप कहेंगे -1, और इसका अपर बाउंड कितना होगा, अपर बाउंड क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 1। तो जब लोअर बाउंड भी आ गया, अपर बाउंड भी आ गया, तो आप कह सकते हैं देयरफॉर, क्या कह सकते हो मेरे बच्चे, कि -1 के पावर n-1 इज बाउंडेड सीक्वेंस। ये भी सीक्वेंस जो होगा क्या होगा, बाउंडेड सीक्वेंस होगा, ये बाउंडेड सीक्वेंस होगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। आज का थोड़ा सा टॉपिक आपको बोरिंग भी लग सकता है, क्योंकि मुझे मतलब एक बेस बनाना है, जैसे बेस बन जाएगा तो फिर देखिए मैं आपको कैसे बहुत अच्छे से समझाता हूँ। तो आज थोड़ा धीरे धीरे मैं चल रहा हूँ, और धीरे धीरे चलने के चक्कर में थोड़ी सी दिक्कतें भी होती हैं, कि भाई ये भी बताना चाहिए कि ये भी नहीं बताना चाहिए, ये सब सोचने लगते हैं हम, तो थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है कि बताएं कि ना बताएं, बताना बच्चों को आता हो कि ना आता हो। तो जब तक एक बार आपसे इंटरफेयर हो जाए, जब आप कमेंट में बताएं तो इंटरेक्शन हो जाए, सॉरी तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार आप कमेंट करके बता देंगे सर ये बताइए, या ये आपका थोड़ा हम जानने की कोशिश कर लें कि आप कितने पानी में, तो उस हिसाब से फिर इसको आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो हमने दो एग्जाम्पल बताया, अब एक तीसरा एग्जाम्पल ले लिया जाए। मानो मैंने एक सीक्वेंस लिया, एग्जाम्पल नंबर 3। मानिए मैंने एक सीक्वेंस लिया है n², जहाँ पे n बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर है। सीक्वेंस को जरा लिखिए, 1 लिखेंगे तो 1 आएगा, 2 लिखेंगे तो 4 आएगा, 3 लिखेंगे तो 9 आएगा, 4 लिखेंगे 16 आएगा, फिर क्या आएगा बच्चे, बोलो 5 रखोगे 25, एंड इसी तरह आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो भाई इसकी लोअर बाउंड क्या होगी, तो लोअर बाउंड तो आपको पता है, लोअर बाउंड क्या होगी इसकी 1 होगी, और अपर बाउंड क्या होगा, अपर बाउंड आपको पता ही नहीं है कि इसकी अपर बाउंड क्या होगी। ये सीक्वेंस का आप अपर बाउंड नहीं निकाल सकते भाई, जैसे वैल्यू रखते जाएंगे ये कहाँ तक जाएगा ये हमको पता नहीं है। तो इसीलिए ये जो सीक्वेंस होगा n², n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर जो होगा, ये जो होगा इज नॉट बाउंडेड, ये जो होगा वो बाउंडेड नहीं होगा। ये क्या होगा, बाउंडेड नहीं होगा। ये आपको बात पता चल गई होगी, बहुत अच्छे से बात ये समझ गए होंगे। ठीक है, और कोई एग्जांपल लेना है, जैसे कांस्टेंट सीक्वेंस का एग्जांपल ले लिया जाए। एग्जांपल नंबर 4 मैंने ले लिया, एक मैप बना के ले लिया, लेट f सच दैट n2, और यहाँ पे कांस्टेंट मैंने ले लिया, मानिए 2। ठीक है, नेचुरल नंबर 2। तो भाई यहाँ पर हमेशा वैल्यू जो आएगा 2 आएगा, तो आया 2, 2, 2, 2 एंड सो ऑन।
अब देखिए एक सीक्वेंस बना, जैसे सीक्वेंस बना, ये कांस्टेंट सीक्वेंस है। अगर ये आर बराबर कोई कांस्टेंट हो जाए, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू रख दें, तो वही सीक्वेंस क्या कहलाते हैं हम लोग, कांस्टेंट सीक्वेंस कहते हैं। ये भी आप लोग जान लीजिए। तो देखिए इसकी वैल्यू हमेशा दो ही होगी, तो इसका लोअर बाउंड भी दो होगा, लोअर बाउंड भी क्या होगा, दो होगा, और अपर बाउंड भी क्या होगा, दो होगा। लोअर बाउंड भी दो होगा और अपर बाउंड भी दो होगा। तो ये भी सीक्वेंस जो होगा क्या कहलाएगा, बाउंडेड कहलाएगा। जिस सीक्वेंस में लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों मिल जाए तो उसे कहेंगे हम लोग क्या, बाउंडेड सीक्वेंस। जिसमें कोई भी एक ना मिले तो उसे हम लोग कहेंगे अनबाउंडेड सीक्वेंस, या ये सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखिए बहुत ही धांसू पॉइंट आ गया, लिमिट ऑफ सीक्वेंस। अगर आज का यही टॉपिक लिमिट ऑफ सीक्वेंस अगर आपने समझ लिया, हालांकि ये क्लियर आज नहीं हो पाएगा, कोशिश करूंगा, तो आप बहुत सारी चीज़ें जो है आज ही सीख जाएंगे। कल से हम लोग थ्योरम और प्रूफ करेंगे। आज मैं लिमिट ऑफ सीक्वेंस बताऊंगा, एक दो क्वेश्चन बताऊंगा, फिर आज का लेक्चर जो होगा वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन कल का लेक्चर जो होगा बहुत धांसू होने वाला है। चलिए लिमिट ऑफ सीक्वेंस क्या होता है इसको हम लोग थोड़ा जान लें। तो मैंने यह लेट, हमने माना कि लेट n belongs to natural number be a sequence। ये क्या कहलाएगा, ये सीक्वेंस है। देन स्मॉल a belongs to r, r का मतलब रियल नंबर, a जो है किसमें बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में, इज कॉल्ड लिमिट ऑफ सीक्वेंस, इज कॉल्ड लिमिट ऑफ सीक्वेंस। कब लिमिट ऑफ सीक्वेंस होगा, इफ एंड ओनली इफ, कब, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। अभी मुझे लिख लेने दीजिए, मैं समझाऊंगा। देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, एस टी का मतलब सच है, या मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, सच दैट मॉड ए एन माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन। जहाँ पर सारे जो होंगे फॉर एवरी एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम, जहाँ पर सारे के सारे एन जो होने चाहिए वो एम से बड़े या बराबर होनी चाहिए। थोड़ा देखिए, थोड़ा ध्यान समझा जाए। कोई अगर सीक्वेंस ए एन है तो ए एन का लिमिट क्या कहलाएगा, ए जो होगा वो लिमिट कहलाएगा किसका, ए एन का। कब कहलाएगा, जब सारे के सारे एप्सिलॉन, सारे के सारे एप्सिलॉन के लिए जो किससे बड़े हों, जीरो से बड़े हों, उनके लिए हमें क्या मिल जाए, एक एम मिल जाए। एम कैसा होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए भाई, नेचुरल नंबर का होना चाहिए, सच दैट कि हम मॉड ए एन माइनस ए करें तो क्या हो जाए, एप्सिलॉन से छोटा हो जाए। जहाँ पे सारे के सारे एन जो होंगे वो किससे बड़े होने चाहिए, एम से बड़े होने चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, तब यही हमारी मेन डिफिनेशन होती है किसकी, लिमिट ऑफ सीक्वेंस की। जब मॉड एन माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा तो ये कहलाएगा कि ए इज कॉल्ड लिमिट ऑफ ए एन, ए इज कॉल्ड लिमिट ऑफ ए एन। ये थोड़ी सी आज आपको बातें बहुत बेकार लगेंगी, जब आप कल से आएंगे तो इसके महारथी बने होंगे, इसके क्वेश्चन लगाने आप सीख जाएंगे। कैसे इसको अप्लाई करना है ये आपके लिए बहुत नया है, नई चीज़ है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। आज या कल में, कल कल तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा देखिए, इस डिफिनेशन को आपको याद करना है। सबसे पहले क्या करना है, याद करना है। समझाना तो मेरा काम है, लेकिन आपको मेरे बच्चे इसको याद कर लेना है। जब भी आपसे कहा जाएगा कि डिफिनेशन ऑफ लिमिट बताइए, तो आप कहेंगे कि ए एन, ए इज कॉल्ड लिमिट ऑफ ए एन, कब, if and only if for every epsilon greater than 0 there exists small m belongs to natural number such that mod en minus a is less than epsilon, जहाँ पर फॉर एवरी एन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम होना चाहिए। फिर एक बार समझ लिए कि सारे के सारे एप्सिलॉन जो किससे बड़े हों, जीरो से बड़े हों, उनके लिए क्या मिलना चाहिए, एम मिलना चाहिए, जो कहाँ हो भाई, नेचुरल नंबर में हो। सच दैट, किस तरह से, कि मॉड ए एन माइनस ए जो हो वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, मॉड ए एन माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। अब थोड़ा इस बात को और अच्छे से समझा जाए, इसके आगे मैं कंटिन्यू करूँ थोड़ा, देखिए थोड़ा ध्यान से। ये तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस आ गया, इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, थोड़ा देखिए। मैंने लिखा फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट स्मॉल एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट एस टी का मतलब सच दैट होता है, इसको लिख लीजिएगा कि मॉड ए एन माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन, जहाँ पर सारे स्मॉल एन जो होंगे वो ग्रेटर देन इक्वल टू एम होगा। क्वेश्चन जब मैं लगाऊंगा तो इसका पूरी तरह से आपको मतलब समझ में आ जाएगा। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, मैंने आपको अभी बताया कि अगर कहीं मॉड ए लेस देन या एक्स लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो होगा वो क्या होगा, छोटा या बराबर होगा किससे भाई साहब,
माइनस एक्स से बड़ा होगा और एक्स से क्या होगा, छोटा या बराबर होगा। ये होता है, ये बात आपको बताई गई है, मॉड में बताई गई होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू का साइन लगा है तो यहाँ पे लेस देन है, तो लिखने की जरूरत है नहीं। अब देखिए थोड़ा ध्यान से समझिए, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या है, लेस देन का साइन है। तो जब लेस देन का साइन है, इसका मतलब हुआ कि जब हम अगर मॉड हटाएंगे तो ए एन माइनस ए जो होगा, ए एन माइनस ए, वो लेस देन एप्सिलॉन होगा, लेकिन बड़ा किससे होगा, माइनस एप्सिलॉन से होगा। हर जगह ये लिखते हुए चले जाएंगे, फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम, ये बात हर जगह लिखना है। ये होगा, आप ए को इधर लाइए, जब ए को इधर लाएंगे तो होगा ए माइनस एप्सिलॉन, ए माइनस एप्सिलॉन, ठीक है, लेस देन ए एन ग्रेटर देन ए प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। आपने एक पढ़ा होगा ओपन इंटरवल, शायद पढ़ा ही होगा। ओपन इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल क्या होता है भाई, आप लोग जानते होंगे। ओपन इंटरवल ऐसे बनाते थे हम लोग, अगर कोई ओपन इंटरवल में जैसे मैं लिखूं कि x बिलोंग्स टू x, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है वो a और b के बीच में है, x जो है a और b के बीच में, यही बात लिखा जाता है ओपन इंटरवल में। और यही अगर क्लोज होता है, क्लोज होता तो केवल यहाँ पर इक्वल टू का साइन लग जाता है। अब यहाँ थोड़ा देखिए ध्यान से, यहाँ पर अगर ऐसी बात लिखी है, अगर ऐसी बात लिखी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए एन कहाँ बिलोंग किया, ए एन बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए माइनस एप्सिलॉन कामा ए प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। ये भी एक डिफिनेशन बनी फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ये भी क्या है, एक डिफिनेशन आपके सामने आया कि अगर कोई भी ए जो है वो लिमिट ऑफ सीक्वेंस है तो क्या होना चाहिए, ए एन जो हो वो बिलोंग करना चाहिए ए माइनस एप्सिलॉन, ये बिलोंग्स का साइन है और ये एप्सिलॉन का है, ये बिलोंग्स टू है, ये बिलोंग्स टू है, और ये एप्सिलॉन ऐसे ही बनाते हैं एप्सिलॉन भी, ठीक है, समझना आपको। तो ए एन बिलोंग्स कहाँ करेगा, ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन में, तब भी क्या कहेंगे सर, किसकी लिमिट ऑफ सीक्वेंस जो है वो कौन है, ए है, ठीक है। इतनी बात आपको बताई गई। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि थोड़ी सी बातें आज की कम समझ में आ रही होंगी, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको जब इस पर क्वेश्चन लगाया जाएगा तो पूरी बात जो है बहुत अच्छे से क्या हो जाएगा सर, क्लियर हो जाएगा। तो ये बात आप लोगों ने समझा। तो फिर देख लीजिए, आपको ये बात तो जरूर याद रखना है, ये जो ऊपर वाला है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट मॉड n माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन, ये आपको याद रखना, जहाँ पर सारे के सारे स्मॉल n जो होंगे वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू m होगा। अब देखिए कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, इसको थोड़ा देख लीजिए। कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, तो कोई भी सीक्वेंस, एनी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज सेड टू बी कन्वर्जेंट, इसे कन्वर्जेंट करेंगे इफ इट हैज अ लिमिट, अगर किसी सीक्वेंस के पास लिमिट है यानी इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वही सीक्वेंस क्या कहलाएगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहलाएगा। अगर किसी भी सीक्वेंस के पास खुद की लिमिट यानी लिमिट उसकी एग्जिस्ट करती है तो सीक्वेंस क्या कहलाएगा, वो सीक्वेंस कहलाएगा कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अब देखिए जो भी मैंने अभी बताया डिफिनीशन, जो आपके लिए बहुत नया है, जो थोड़ा सा उटपटांग है, उसको हम लोग अप्लाई करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। कह रहा है कि सो दैट लिमिट ऑफ सीक्वेंस इज जीरो, आपको दिखाना है कि सो दैट कि 1/n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज जीरो। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर एक एक मोटी मोटी बातें कर लें कि हमें करना क्या है, डिफिनीशन हमारी कहती क्या है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा आपको पहले कुछ बातें बता दूँ। जैसे मानो हमारे डिफिनीशन में क्या है, अभी क्वेश्चन भूल जाइए, जो बता रहा हूँ उसको थोड़ा समझना है। हमारे डिफिनीशन में कहता है कि अगर ए लिमिट ऑफ सीक्वेंस होगा तो क्या होगा, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट कि मॉड ए एन माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन, जहाँ पर सारे के सारे n जो होंगे वो क्या होंगे, m से बड़े या बराबर होंगे। ये हमारी डिफिनीशन किसकी, ये हमारी डिफिनीशन है लिमिट ऑफ सीक्वेंस की। अब देखिए जब क्वेश्चन आप लगाएंगे तो कहने का क्या मतलब है कि सारे के सारे एप्सिलॉन जो 0 से बड़े होंगे उनके लिए हमें m चाहिए, क्या चाहिए, m चाहिए, क्या चाहिए, m चाहिए। m किस पे डिपेंड करेगा, ये आपको बात रखना है याद कि m जो होगा वो डिपेंड करेगा n पे, m डिपेंड ऑन, m डिपेंड ऑन n। कैसे डिपेंड है n पे, m जो किसके डिपेंड, कैसे डिपेंड n पे कि भाई n जो होना, m जो होना चाहिए वो हमेशा n से छोटा होना चाहिए। पहली बात तो याद रखना, n जो होना चाहिए हमेशा m से छोटा होना चाहिए।
अगर आपने m चूज ऐसा कर लिया जो n से बड़ा आ रहा है, ठीक है, m अगर n से बड़ा हो आ रहा है तो भाई उसकी लिमिट ऑफ सीक्वेंस एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेकिन आपने m ऐसा चूज किया, मिल गया, आप क्वेश्चन लगाएंगे अभी बात समझ में आएगी। अगर आपने m ऐसा चूज कर लिया जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो भाई ये कहेंगे कि इसकी लिमिट ऑफ सीक्वेंस होगी। m कैसा होगा? m भी एप्सिलॉन टाइप का होगा। कैसा होगा? आइए हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। एक एक चीज आपको देखना ध्यान से। इसके बाद इसको अगर आपने समझ लिया तो आपका ये लेक्चर पूरा बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे करना है। थोड़ा बात भावनाओं को समझना है, देखिए ध्यान से। यहाँ कर रहा है, एक मिनट, मैंने एक चीज थोड़ी सी मिस हो गई, मुझे तो बता दें। हाँ, ये लिमिट ऑफ सीक्वेंस है ये, और इसको डिनोट कैसे करते हैं? एंड डिनोटेड बाई, ये लिखा ही नहीं मैंने, एंड डिनोटेड बाई, कैसे डिनोट करते हैं भाई? कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू ए, इसको आपको याद रखना है। और इसको डिनोट करते हैं हम लोग लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन बराबर ए। इसको इस चीज़ से हम लोग क्या करते हैं भाई? डिनोट भी करते हैं। ठीक है, अगर ऐसा लिखा है इसका मतलब क्या है कि एन की लिमिट क्या है? ए है। आइए अब नेक्स्ट पेज चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज हमारा क्वेश्चन था, देखिए कह रहा है कि आप दिखाइए कि 1/n की लिमिट जो होगी वो क्या होगी? 0 होगी। यानी यहाँ पर ए एन बराबर क्या है? सबसे पहले जो जो दिया है लिख लीजिए। तो गिवन क्या गिवन है? गिवन ए एन बराबर 1/n, भाई यही है। और ए बराबर आपको लिमिट क्या दिखाना है? 0 दिखाना। लगाने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले आप कंसीडर लेकर चलेंगे मॉड एन माइनस ए को। देखिए कैसे। तो अगर ऐसी बात होगी तो देन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ऐसे पहले लिख लो। लगाने का तरीका बता दूं थोड़ा सा, मैं लिखने का तरीका बता दूं। लिखें कैसे? कि सिंस फ्रॉम definition of limit of sequence, क्या डिफिनीशन है भाई? डिफिनीशन यही है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट स्मॉल m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट मॉड ए एन माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन, जहाँ पर फॉर एवरी एन जो होगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम होगा। ये बात आपको हर जगह याद रखनी है। याद जैसे कि ये नेक्स्ट पेज पे क्या करना है आपको? कंसीडर करना है। क्या कंसीडर करना है? नाउ कंसीडर आपने कंसीडर लेकर चला मॉड ए एन माइनस ए, ये आप लेकर चलेंगे। तो मॉड ए एन का मतलब कितना है? 1/n। ए का मतलब कितना है? 0। ये लेकर चले, और ये किससे छोटा होना चाहिए? ये होना चाहिए लेस देन एप्सिलॉन। बाय डिफिनेशन ये करती है, हमेशा आप कंसीडर करके चलेंगे मॉड ए एन माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन, ये लेकर आपको चलना है। यहाँ पर क्या लेकर चले आप? मॉड एन माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ से क्या आएगा आप देखिए? 1/n इज लेस देन एप्सिलॉन। आप सबसे पहले n की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे? n। कोई भी क्वेश्चन हो आपको n ही निकालना है, जो किस पे डिपेंड करेगा? एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? एप्सिलॉन पर डिपेंड करेगा। n, भाई कुछ भी क्वेश्चन हो आपको स्मॉल n निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में जो हमारा शर्त है वो शर्त ही यही है कि फॉर एवरी, यहाँ पर फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m, यानी हमको सबसे पहले क्या निकालना है? n निकालना है। तो निकालिए। तो n क्या निकालेंगे? इसका मतलब क्या हुआ? ये इम्प्लाई क्या किया? अगर इसको ले जाएं तो इसका मतलब हुआ कि 1/एप्सिलॉन इज लेस देन n, 1/एप्सिलॉन इज लेस देन n। अब यहाँ तक आ गया बात। अब जैसे ये बात आया तो आपको m चूज करना है। m किस टाइप का चूज करना है? m इस टाइप का चूज करना है कि n जो हो वो ग्रेटर देन इक्वल टू m हो, m जो हो वो क्या हो? ग्रेटर देन इक्वल टू n हो। तो अब देखिए एक आर्किमिडियन प्रॉपर्टी होती है, उसको मैं यहाँ बताना नहीं चाहता हूँ, उसी से आगे का यूज होता है, लेकिन आप डायरेक्ट जान लीजिए कि 1/एप्सिलॉन ये जो है यही केस आप m चूज कर लेंगे। जो केस यहाँ पर लिखा है मैंने, जो केस यहाँ पर लिखा है वही केस चूज कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे? चूज, नाउ चूज m ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। अब देखिए इसको यहाँ से देखिए, अगर m भी हमने चूज कर लिया जो 1/एप्सिलॉन से बड़ा है, इसका मतलब पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि अगर इससे बड़ा होगा तो भाई साहब बराबर या
बड़ा ही होगा। एन जो होगा, अगर भाई यही केस हमने ये ले लिया तो इन दोनों कंपेयर करिए तो क्या रिलेशन निकला कि एन जो होगा या तो एम के बराबर होगा या उससे बड़ा हो सकता है। तो हमने किया चूज एम इज लेस देन एप्सिलॉन। 10 इसका मतलब क्या हुआ, 10 एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम। और जैसे ये आया तो क्या क्या कर सकते हैं, हैंस हैंस mod an minus a mod an minus a that is 1 by n minus 0 is less than epsilon किसके लिए, for every n greater than or equal to for every n greater than or equal to m। hence by definition, देखिए नया क्वेश्चन आ गया, hence hence by definition के हिसाब से कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई एन इज इक्वल टू 0। डिफिनेशन का मतलब अगर कहीं भी मॉड ए एन माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, ए एन इज इक्वल टू ए, यही बात है होगा। तो इसी तरह जब हमने ये दिखा दिया, क्या दिखाया, पेज पे चला जा रहा ध्यान से, तो हमने दिखाया हमने क्या दिखा दिया कि मॉड ए एन माइनस ए दैट इज 1 बाई एन माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन किसके लिए, फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो उसके लिए क्या हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात, जैसे डिफिनेशन लगाएंगे तो 1 बाई एन की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर बात को समझना है, एक और क्वेश्चन बताऊंगा, मैं बोल रहा हूँ बार बार कि आज थोड़ा कम समझ में आएगा, वीडियो केवल देख लो, कल की वीडियो जब आएगी तो और क्लियर आपको हो जाएगी चीज़ें। जब आप एक बार सीखते हैं नई चीज़ें ना, जब सीखेंगे तो आगे समझ में आएगा। फिर देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ए एन और ए जो भी दिया है उसको लिख लेंगे, तो आपने लिख लिया। फिर आप डिफिनीशन लिखाएंगे, डिफिनीशन एक कहते हैं कि सारे के सारे एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हो, उनके लिए क्या होना चाहिए, एम एक एग्जिस्ट करना चाहिए जो किस में हो, नेचुरल नंबर में हो, सच दैट मॉड ए एन माइनस ए करें तो किससे कम आ जाए, लेस देन एप्सिलॉन से आ जाए, फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, जहां पर एन जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू एम होना चाहिए। यही कंडीशन आपको लानी है। एम जो होगा वो डिपेंड करेगा किस पे, एन पे, और एम यही एम जिस तरह एन डिपेंड करा रहा है हम लोग एप्सिलॉन पे, तो उसी तरह एम भी किस पे डिपेंड करेगा, एप्सिलॉन पे ही डिपेंड करेगा। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लगाते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। कह रहा सो दैट लिमिट ऑफ सीक्वेंस 1 बाई एन स्क्वायर इज 0। तो भाई यहाँ एन कितना है, 1 बाई एन स्क्वायर, ए कितना है, क्या दिखाना है हमको, लिमिट 0 दिखाना है। तो देन बाय डिफिनीशन ऑफ लिमिट, हालांकि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे इस पे जिससे आपको बातें क्लियर हो जाए। देन बाय डिफिनीशन ऑफ लिमिट की डिफिनीशन से क्या होगा कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट मॉड ए एन माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन, जहाँ पर कंडीशन क्या होती है, फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। क्या कंसीडर करके चलेंगे, कंसीडर मॉड ए एन माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन, वैल्यू रखो, ए एन की वैल्यू कितनी है, तो 1 बाई एन स्क्वायर, ए कितना है 0 इज लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ से क्या इम्प्लाई करेगा भाई, यहाँ से इम्प्लाई करेगा कि 1 बाई एन स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको एन निकालना है, एन क्या निकालना है, एन निकालना है। तो ये एन स्क्वायर है तो ये नहीं कि एन स्क्वायर ले लेंगे, आपको यहाँ से भी एन ही निकालना है क्योंकि यहाँ कंडीशन में एन ही है, यहाँ कंडीशन में क्या है, एन है, तो एन निकाली। तो यहाँ से हो जाएगा भाई साहब 1 बाई एन इज लेस देन रूट एप्सिलॉन। क्या हो रहा है भाई, इज लेस देन रूट एप्सिलॉन, क्या होगा बच्चे, रूट एप्सिलॉन। क्लियर है। जैसे आगे बढ़ा जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या आ गया, इसको हटा दूं मैं, तो क्या आया है देख लीजिए। तो यहाँ से आया है 1 बाई एन इज लेस देन रूट एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 बाई रूट एप्सिलॉन, 1 बाई रूट एप्सिलॉन ये क्या होगा, एन से छोटा होगा, ये मतलब हुआ ना, देख लो एक बार, 1 बाई रूट एप्सिलॉन, हाँ ठीक है, ये होगा 1 बाई रूट एप्सिलॉन, यानी कि एन जो है वो क्या है, बड़ा है 1 बाई रूट एप्सिलॉन से। क्या चूज कर लोगे, देखो अब क्वेश्चन तुमको लगाना आ जाएगा, चूज क्या चूज करोगे, एम इज ग्रेटर देन 1 बाई रूट एप्सिलॉन। दोनों कंडीशन से क्या हुआ, सिंपल सी बात है, 10
क्या हो गया, n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू m, देन या देन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट मॉड an माइनस a, या इसको दैट इज मॉड 1/n² माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन, जहाँ पर हमने ये भी दिखाया फॉर एवरी n ग्रेटर देन आर इक्वल टू m। ठीक है, ये आ गया। देन बाय डिफिनीशन ऑफ लिमिट, देन बाय डिफिनीशन ऑफ लिमिट, डिफिनीशन ऑफ लिमिट से बच्चे क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन बराबर यानी 1/n² बराबर 0, 1/n² बराबर 0, 1/n² बराबर 0। यही बात आपको प्रूफ करनी थी, तो आशा करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन दे दे रहे हैं, इसको आप लगा जरूर आइएगा। क्वेश्चन ये है कि एक सीक्वेंस है 1/n अभी आसान आसान लगवा रहा हूँ क्योंकि ये आपके लिए प्योरली न्यू टॉपिक है, जैसे ये पुराना होगा बहुत अच्छे से क्वेश्चन आएंगे। 1/n³ इज 1/n³ को दिखाना है कि लिमिट ऑफ 1/n³ इज लिमिट ऑफ 1/n³ इज 0। ये आप शो करिएगा कॉपी में, आपको समझ में आ जाएगा। निकालना केवल आपको n है और फिर वही कंडीशन ले लेना है, तो n ग्रेटर देन इक्वल टू m हो जाएगा। तो यही बात आपको लगाना है। आशा करते हैं आपको पूरी बातें जो है अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, धीरे धीरे पढ़ेंगे। थोड़ा आज मैं बोला कि बोरिंग होगा, मैं थका हुआ भी था, तो कल से हम लोग थोड़े और एनर्जी के साथ क्वेश्चन लगाएंगे। कल हम लोगों को थ्योरम भी प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसी टाइप का मैं 4-5 क्वेश्चन और लगवा दूंगा। हालांकि क्वेश्चन अब डेली क्लास में लगेगा, और अगले दिन फिर हम लोग थ्योरम प्रूफ करना सीखेंगे, कैसे थ्योरम प्रूफ इसमें होते हैं। जब आप थ्योरम प्रूफ करना सीख जाएंगे तो सब बातें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। समझ में आ रही होगी कृपया करके हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।